So very good morning all of you. This is a very important session and a highly sought session for all those students who are planning to appear for CA Intermediate May 2024. That is the very first examination under the new syllabus. Welcome to all of you to this mentorship session. All the students who are watching me live on Ekagrata app, all the students who are watching me recorded subsequently, and even all the students who will be watching me on YouTube as well. So this is a special mentorship session. और अब जब सीए इंटरमीडिएट मे 24 की बैचेस हर जगह चालू हो चुकी है, काफी आगे बढ़ चुकी है, बच्चे पढ़ाई चालू कर चुके हैं एंड इट्स बीन मोर देन नाउ 2.5 to 3 months, तो हर एक बच्चे के दिमाग में एक सवाल गूंज रहा है. वैसे ये सवाल तो डे 1 से ही चालू हो जाता है. इनफैक्ट जब आप फाउंडेशन क्लियर होते हैं तब से चालू हो जाता है कि सर हमें इंटरमीडिएट में एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देना चाहिए. तो आज का जो ये सेशन है ये तकरीबन 1 घंटे का सेशन रहेगा. इसको अच्छे से देखना, समझना, सुनना. आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे. सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको आज के इस सेशन में सिर्फ गाइड नहीं करूंगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं आपको कंक्लूजन तक लेकर आऊंगा. एंड ट्रस्ट मी, आई विल प्रूव माई सेल्फ. सो आपको सिर्फ ये सेशन को एंड तक देखना है. मेरी खराब आवाज के लिए क्षमा कर दीजिएगा, गला बहुत खराब है क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज हुआ है, वायरल हुआ है, उसकी वजह से बहुत कफी थ्रोट हो चुका है, बट फीलिंग्स मेरी बहुत स्ट्रांग है एंड हेंस दिस पर्टिकुलर सेशन. करेक्ट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट मे 2024 नए सिलेबस की पहली एग्जाम. मोस्टली इस बैच का क्राउड कौन सा है? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सीए फाउंडेशन जून 23 में क्लियर किया है और जून 23 में क्लियर करने के बाद उन्होंने रजिस्टर किया है सीए इंटरमीडिएट के नए कोर्स में, जो अनाउंस्ड हुआ था 1 जुलाई 2023 को. पहली एग्जाम होगी मे 24 में और काफी कुछ रीशफलिंग हुआ है, काफी कुछ चेंज हुआ है ओल्ड कोर्स वर्सेस न्यू कोर्स में. जो मेजर चेंजेस हुए हैं उसके कुछ हाइलाइट्स में अगर आपको बता दूं तो पहले ओल्ड कोर्स में 8 पेपर्स थे, अभी यहां पे 6 पेपर्स हैं. लेकिन रियली स्पीकिंग इट्स नॉट रिडक्शन ऑफ 2 पेपर. There is clubbing of 2 papers into 1 paper. Advanced accounting and accounting got clubbed into advanced accounting and 1 paper partially got removed. EIS और economics for finance इसको remove कर दिया गया. तो अब कुल मिला के 7 पेपर का कंटेंट आप लोग 6 पेपर में पढ़ने वाले हैं. इसके अलावा मेरे हिसाब से जो मेजर चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अब 30% MCQs हर सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस किए गए. यहां पर एक और चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि ये जो पेपर के पैटर्न्स बनने वाले हैं, जो इंस्टीट्यूट ने एक फ्रेमवर्क दिया है नए सिलेबस के प्रोस्पेक्टस में, उसके हिसाब से अब पेपर पैटर्न्स बनाते समय एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे ज्यादा फोकस रखा जाएगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज? इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं. तो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, एडवांस्ड अकाउंटिंग में अब आपको सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर एक तो होता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ना किसी भी स्टैंडर्ड का, और दूसरा होता है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना. एक एग्जांपल लेते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जब आप लोग पढ़ते हैं, अब बेसिक चीजें पढ़ते हैं जैसे कि व्हाट इज अ सेगमेंट, व्हाट इज अ बिजनेस सेगमेंट, व्हाट इज अ ज्योग्राफिकल सेगमेंट. फिर बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट में से रिपोर्टिंग सेगमेंट किसे कहते हैं, नॉन रिपोर्टिंग सेगमेंट किसे कहते हैं. फिर हमने वहां पे अलग अलग टेस्ट देखी है, एसेट टेस्ट, रेवेन्यू टेस्ट, है ना, प्रॉफिट लॉस का टेस्ट. फिर उसमें कुछ मिसलेनियस कंडीशंस देखी है, फिर वो 75% वाला क्राइटेरिया देखा. ये सब थ्योरेटिकली आपने देखा है. तो अब आप लोगों को एग्जामिनेशन में इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा? डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन वेयर इंस्टीट्यूट इज आस्किंग यू व्हाट इज अ बिजनेस सेगमेंट और व्हाट इज अ ज्योग्राफिकल सेगमेंट. यू शुड एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन जहां पे इंस्टीट्यूट आपसे कहेगा कि एक कंपनी है, उस कंपनी के 5 सेगमेंट्स हैं. एग्जाम्पल दे रहा हूं, ABCDE. ये पांचों सेगमेंट जो है ये उनकी एसेट्स है, ये उनका रेवेन्यू है, ये उनका प्रॉफिट एंड लॉस है और ये टोटल है एज एन ऑर्गेनाइजेशन. आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन 5 सेगमेंट्स में से कौन से सेगमेंट जो है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होने वाले हैं. नाउ दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. किस तरीके से आप नॉलेज को अप्लाई करते हैं उसका ये क्लासिकल एग्जांपल है. कुछ इशू हो गया है, लेट मी चेक वंस अगेन.
एक रिदम में आने के बाद ना पूरा रिदम ब्रेक हो जाता है। चेक कीजिए, इज इट फाइन नाउ? So now when I talk about application of knowledge, please do expect similar type of questions, whether it is accounting, taxation, law or any subject. So अब इसके लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली टिप मेरे तरफ से ये लीजिएगा कि आपको अपनी क्लासेस को बहुत अच्छे से करना है और क्लासेस के साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी अच्छे से होनी चाहिए। मतलब यू शुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद योरसेल्फ, विद प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, मेकिंग नोट्स, सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइटिंग आंसर्स एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट। तो ये पहली टिप है। तो अब मैं आपको ये पूरे टूर से लेकर चलता हूं कि किस तरीके से एक सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट की जर्नी होती है। फोकस कीजिएगा। तो यार कोई भी जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, चाहे वो एकाग्रता से क्लास कर रहा हो या आपके फ्रेंड्स होंगे जो नॉन एकाग्रता से क्लास कर रहे हैं, कोई भी हो, उसकी जो लाइफ होती है ना 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है। अच्छे से समझिएगा। स्टेज नंबर 1 वो होता है जहां पर वो ग्रुप 1 की क्लासेस कर रहा है। तो अगर मैं एकाग्रता का आप लोगों का एग्जांपल लूं, तो आप लोगों की ग्रुप 1 की क्लासेस एकाग्रता पे कब से चालू हुई थी बेटा जी? 1 सितंबर 2023। और आप लोगों की क्लासेस ग्रुप 1 की कब खत्म होने वाली है? इट इज सपोज टू गेट ओवर ऑन 10 दिसंबर 2023। करेक्ट? अलग अलग जगह अलग अलग डेट्स पे क्लासेस खत्म हो रही है, बट टेंटेटिवली 30 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में हर जगह क्लासेस खत्म होने वाली है। ये आपकी लाइफ का है फेज नंबर 1, पहला फेज। ये पहला फेज जो है ना, ये सबसे बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज काउंट करता हूँ आप लोगों के लिए, लेट मी मेक इट 14 सितंबर इंस्टेड ऑफ 10, क्योंकि 15 से हमारी ग्रुप 2 की क्लासेस चालू हो रही है। तो 30 डेज सितंबर के, 31 डेज अक्टूबर के, 30 डेज नवंबर के और 14 डेज दिसंबर के, 105 डेज का ये सफर आपका यहाँ पे होता है। दूसरा पड़ाव, सेकंड स्टेज, जो किसी भी इंटरमीडिएट की स्टूडेंट का लाइफ होता है, जहां पर उसकी G1 की क्लासेस जो है वो खत्म हो जाती है और G2 की क्लासेस फिर वो करता है। तो G2 के अंदर जो आपके रिमेनिंग 3 पेपर्स हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसकी क्लासेस आप लोग करेंगे। G2 का सिलेबस G1 से रिलेटिवली कम है, क्योंकि अगर मैं अभी पूरे 6 पेपर्स की बात करूं तो सबसे बड़ा सिलेबस जो है वो है एडवांस्ड अकाउंटिंग और टैक्सेशन का। एंड दीज 2 पेपर्स आर, बोथ द पेपर्स आर प्रैक्टिकल पेपर्स। तो अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 की बात देखते हैं तो ग्रुप 1 के जो 300 मार्क के पेपर्स है, 3 पेपर्स है, उसमें से प्रैक्टिकल है 200 मार्क्स, लॉ इज थ्योरी 100 मार्क्स एंड दिस टोटल बिकम्स 300 मार्क। बहुत अच्छे से देखिएगा सेशन, बहुत सारी इंसाइट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, जो चालू होगा 15 दिसंबर 2023 से, और अलग अलग जगह बैचेस खत्म होगी, कहीं 28 फरवरी, कहीं कुछ डेट। एकाग्रता में बैचेस खत्म होने वाली है 10 मार्च 2024 को। तो अब मैं नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेता हूं। 16 डेज दिसंबर के, जनवरी के 31, फरवरी के 29 डेज, इट्स अ लीप ईयर, और मार्च के मैं ले रहा हूं 10 डेज। तो 86 डेज की क्लासेस होने वाली है ग्रुप 2 की। ये उस स्टूडेंट का, आप लोगों की जिंदगी का होगा फेज नंबर 2। यहां पर अगर आप ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स देखते हैं तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रैक्टिकल विच इज 100 मार्क, ओके। ऑडिटिंग एंड एथिक्स इज थ्योरेटिकल विच इज 100 मार्क। बट FM एंड SM के अंदर 50 मार्क का FM है प्रैक्टिकल और 50 मार्क का SM है थ्योरेटिकल। मतलब अगर आप यहाँ बाइफर्गेशन देखेंगे तो 150 मार्क का प्रैक्टिकल, 150 मार्क का थ्योरेटिकल एंड टोटल अगेन बिकम्स 300 मार्क्स। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? टू जस्टिफाई द नंबर ऑफ डेज। Why is it so that G1 classes are for 105 days and G2 classes are for 86 days? Because my dear friends, the syllabus of G2 is relatively less as compared to G1. Furthermore, there is more theory in G2 as compared to G1 and theory में समय कम लगता है, practical में समय थोड़ा ज्यादा लगता है। फेज नंबर 1 और 2 ये खत्म होने के बाद फेज नंबर 3 जो है वो एक्चुअली इस पूरी जर्नी का सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि ये वो फेज है जब आपकी कोई क्लासेस नहीं चलेगी। मतलब कहीं से भी आप लाइव क्लासेस करेंगे, जिन्होंने पेन ड्राइव खरीदा है, प्रोबेबली पेन ड्राइव की आपकी वैलिडिटी या वॉच मिनट्स खत्म हो जाएंगे।
जिन्होंने लाइव क्लासेस ली है, लाइव क्लासेस आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये वो पीरियड होता है जब आपकी प्रिंसिपली कोई क्लास नहीं चलेगी। ये वाला पीरियड होता है पूरी तरह सेल्फ स्टडी के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए। सर्टनली रिवीजन क्लासेस लगेगी, आप यूट्यूब पे रिवीजन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, आप मैराथन लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, और अगर जरूरत हो तो, बिकॉज दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन that what is more important, self study time or screen time. I personally believe if you attend one regular batch properly, अच्छे से अगर आप अटेंड करते हैं पूरी शिद्दत से, now what do I mean by पूरी शिद्दत, उसको मैं क्वांटिफाई करूंगा। तो ये वाला जो तीसरा फेज है ना, ये तीसरा फेज ऐसा होना चाहिए जहां पे सिर्फ आप और आपकी किताबें बैठी है। मतलब आप और आपकी किताबें बैठे हैं लाइब्रेरी के अंदर, सुबह से शाम तक आप एक रूटीन लगाते हैं, एक शेड्यूल लगाते हैं। मैं आपको थोड़ा इसका स्नीक पिक देता हूं होता कैसे। अब देखिए, जब अभी आप ग्रुप 1 की क्लासेस कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सेशन सबके लिए एप्लीकेबल है। ग्रुप 1 की जब आप क्लासेस कर रहे हैं तो ऐसे काफी दिन होते होंगे जब आपको फील होता है यार काश अगर आज ये एक क्लास नहीं होती थी, या आज अगर कोई क्लास नहीं होती थी, या आज अगर मुझे एक दिन ऑफ मिल जाए ना, मैं बैठ के पूरा बैकलॉग कवर कर लूं। जिसका बैकलॉग नहीं है वो क्या सोचेगा, यार 2 दिन क्लास नहीं होना, मैं बैठ के पूरा रिवीजन कर लूं, सब कुछ रिवाइज कर लूं। यार अगर 2-3 दिन क्लास नहीं होना, मैं बैठ के सारा एकदम अच्छे से एकदम पक्का कर लूं, सीमेंट कर लूं, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज आपको लग रहा है कि क्लासेस की वजह से सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है, और अगर क्लासेस नहीं होगी तो शायद आप ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे। ट्रस्ट मी, ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में आपकी कोई क्लासेस नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस पीरियड में देखना, अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहा तो सेल्फ स्टडी काफी कम होगी। मेरा ये कोट हमेशा याद रखना, टाइम इज बेस्ट यूटिलाइज व्हेन इट इज इन स्कार्स, टाइम इज वेस्टेड व्हेन इट इज अबंडेंट। समय जब ज्यादा होता है वेस्ट होता है, समय जब कम होता है तो बेस्ट यूटिलाइज होता है। अगर मैं हमारे बैच की बात करूं, एकाग्रता के बैच की बात करूं, तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, निशान सर अभी बीच में बीमार थे, टैक्सेशन की क्लासेस नहीं लगी है, कुल मिलाकर 2 ब्रेक्स जो हैं आपको टैक्सेशन में, पहले कुछ 8-9 दिन का और बाद में वापस 9-10 दिन का, ये ब्रेक आपको अच्छा खासा ब्रेक मिला है, तकरीबन 20 दिन का ब्रेक मिला है। ना डीटी की क्लास, ना जीएसटी की क्लास। ईमानदारी से मेरे को ये बात बताओ, आपने क्या कर लिया ये 20 दिनों में? जो आप सोचते थे कि अगर मेरी कोई क्लास ना हो तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ईमानदारी से बताओ क्या वो सब कुछ हुआ? वर यू एबल टू डू व्हाट यू वर थिंकिंग इन दोस 20 days when there was no class? The answer of most of the students will be no, no. no. I'm telling you, मैंने श्री खन्ना को उस समय पूछा था जब मेरी क्लास नहीं हुई थी 2 दिन, जब मैं बैंगलोर से अमरावती महाराष्ट्र ड्राइव करके गया था। श्री मैडम कहते हैं मैं तो शॉपिंग पे गई थी। अब मैं श्री को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल चीज आपको बता रहा हूं। ऐसा होता है, समय जब ज्यादा होता है तो समय वेस्ट हो जाता है, लेकिन आपको ये चीज अभी से ध्यान रखना है, और मैं आप सबको इसकी चेतावनी दे रहा हूं, ये वाला पीरियड किसी भी बच्चे का वेस्ट नहीं होना चाहिए। हर एक सीए इंटरमीडिएट की स्टूडेंट की लाइफ का ये वाला फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, जहां पे आपको पूरे डिसिप्लिन अप्रोच से बैठ के सेल्फ स्टडी करना है। मतलब ट्रस्ट मी, ये 2 फेजेस में आपकी लाइफ बहुत चिल चलेगी, आपको बहुत सही लगेगा, क्योंकि आपको किसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, टीचर का टाइम टेबल है, क्लासेस लगती है, उस तरीके से आपको क्लासेस जाना है। मतलब आपको खुद के मन से सिर्फ कब लड़ना है कि मैं क्लास जाऊं या ना जाऊं। एक बार क्लास में जाकर बैठ गए फिर तो आपका रूटीन चल रहा है। लेकिन ये जो पीरियड होगा ना, थर्ड फेज, इस थर्ड फेज में आपको खुद से और भी ज्यादा लड़ना है, क्योंकि एक सुबह ऐसी सुबह आएगी जब उस सुबह यह चेहरा आपके सामने नहीं होगा, अंशुल अग्रवाल आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई क्लास नहीं होगी। मैं अभी आपकी क्लास लेता हूं, ग्रुप 1 में एडवांस्ड अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, सुबह 8 बजे आता हूं। ग्रुप 2 की क्लास 15 दिसंबर से चालू होगी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, सुबह 8 बजे आऊंगा। लेकिन एक सुबह ऐसी होगी जब ये चेहरा आपको नहीं दिखेगा, जब कोई कहने वाला नहीं होगा कि बेटा उठ और क्लास अटेंड कर, बेटा उठ पढ़ाई कर, बेटा तूने बैकलॉग कवर किया कि नहीं, बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। लेकिन उस सुबह आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि व्हाट एम आई एक्चुअली डूइंग, मैं कर क्या रहा हूं और मैं कैसे कर रहा हूं। ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा, इस चीज का जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो हर एक स्टूडेंट को आज से ही, अभी से ही, ये दोनों फेजेस में ना आपको खुद को ये तीसरे फेज के लिए तैयार करना है, वो डिसिप्लिन के लिए तैयार करना है, वो रूटीन के लिए तैयार करना है।
क्योंकि यहां पे आपके पास समय कितना है, अगर आप देखेंगे तो 11 मार्च 24 से लेकर मैं यहां पर मैप करता हूं 30 अप्रैल 24 तक, तो मार्च के हुए 20 डेज और अप्रैल के हुए 30 डेज, मतलब 50 दिन का समय आपके पास है। कंप्लीट नो क्लास डे, कंप्लीट सेल्फ स्टडी डे। तो आपको उसके लिए तैयारी करनी है। दोस्तों, एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देना चाहिए, ये जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के लिए मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड बना रहा हूं। और जैसे मैंने कहा, पेशेंस रखिएगा, 1 घंटा सेशन चलेगा, बट इंफॉर्मेशन आपको सारी मिलेगी। मैं सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि आखिर कोई भी 2 ग्रुप क्यों एक साथ देता है। वाई बोथ ग्रुप्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप्स टुगेदर। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं और फिर मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूं। और सबको बोल रहा हूं, ये सेशन ऐसे देखना है जैसे आप और मैं बस 2 ही जने बैठे हैं, ना आप कोई और चीज में डाइवर्टेड है, डिस्ट्रैक्टेड है, ना किसी की आवाज सुन रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं बस वही सुन रहे हैं और उसको अपने दिल तक उतार रहे हैं। तो अपने पास एक नोटपैड और पेन पेंसिल भी लेकर बैठिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है दोनों ग्रुप्स देने का? इट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने अभी कहा था, टाइम इज बेस्ट यूटिलाइज व्हेन इट इज स्कार्स, टाइम इज वेस्टेड व्हेन इट इज इन अबंडेंस। एक बार ये टाइमलाइन देख लो, और जो भी बच्चे सेशन देख रहे हैं सब जने सोच लो कि अगर आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हो जाती है 14 दिसंबर 23 और एग्जाम आपकी है मई 24 में, आप इतने महीने करोगे क्या? मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं, ये उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग में सिर्फ ग्रुप 1 चल रहा है, ठीक है? तो आप लोगों का कट ऑफ आएगा यहां पर मतलब जब ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म होगी। सो फॉर यू इट इज लाइक नंबर ऑफ डेज बिफोर अप टू ग्रुप 1 क्लासेस, दैट इज 105 days, and number of days after group 1 classes, that is 86 plus 5050, 86 plus 5050, that becomes 136 days. Don't you think so that number of days for which you have attended G1 classes is less than no classes day? Are you getting my point? Class days are less than no class days. आपको नहीं लगता है कि पिछले 3-3.5 महीनों में 105 दिनों में जो भी मेहनत आपने की है, ग्रुप 1 का कंटेंट आपने पढ़ा है, वो सब कुछ इवेपोरेट हो जाएगा अगर अगले 136 दिनों तक आपने उसे नहीं पढ़ा तो। और मुझे एक बात बताओ, अगले 136 दिनों में कितना पढ़ लोगे? मतलब अगर कोई बच्चा बिल्कुल स्क्रैच से भी चालू करता है ना, राइट फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो, तो भी वो 136 दिनों में से 105 दिनों में पूरा जीवन वापस खत्म कर सकता है, विद ऑल द एग्जाम्पल, मेंटरशिप सेशंस एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहला एडवांटेज आप समझिए, इट इज नॉट समथिंग विच इज एन ऑप्शन। द इंस्टीट्यूट हैज डिवाइस्ड दिस स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स इन सच अ वे कि बच्चा जो है वो प्रॉपर समय दे पूरे सब्जेक्ट को। इंस्टीट्यूट कहीं नहीं चाहता कि बच्चा एक एक ग्रुप करके एग्जाम दे। इंस्टीट्यूट के लिए या मेरे लिए मैं हमेशा बताता हूं, देयर आर नो 2 ग्रुप्स। सीए इंटरमीडिएट फॉर मी इज नॉट 2 ग्रुप, सीए इंटरमीडिएट फॉर मी आर 6 papers, that's all. I personally never think like 2 groups. Even when I was a student, I never thought about that. Always thought about these are the 6 papers and I have to mandatorily appear for all the papers in one single examination. But I'm not compelling anyone, because मैं आपके सामने कुछ questions लेकर आऊंगा जिसमें आप आंसर देंगे और फिर हम लोग कंक्लूजन पाएंगे कि एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना है। बट रुकिए, अभी इसके लिए मैं आपको एडवांटेजेस बता रहा हूं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कोई टाइम यहां पर वेस्ट नहीं होगा। सेकेंड, सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट मिलता है कनेक्टिंग द डॉट्स। Now what do you mean by connecting the dots? मेरी ओपिनियन में या मेरी नजर से अगर आप देखोगे ना, तो जो बच्चा दोनों ग्रुप्स देता है, अगर सपोज एक ग्रुप के लिए आपको जो कंटेंट पढ़ना है उसको मैं x अज्यूम करता हूं, तो फॉर 6 papers you may feel that your efforts are 6x, but actually if you ask me the efforts are not 6x, the efforts are actually 5x. Now why is it so? How do I justify this statement? Because of the tagline connecting the dots. बहुत सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि
कॉस्टिंग का कुछ कंटेंट एफएम में आप पढ़ोगे, लॉ का कंटेंट ऑडिटिंग में पढ़ोगे। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? टैक्सेशन एफएम के अंदर काम आएगा। तो कहीं ना कहीं फायदा ये होगा कि जो चीज आप एक जगह पढ़ रहे हो वही चीज आप दूसरी जगह पढ़ रहे हो। अगर आप दोनों ग्रुप्स एक साथ दे रहे हो तो मतलब आपको कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको वो लर्निंग कर्व का बेनिफिट मिलेगा। तो योर एफर्ट्स पर पेपर x इनटू 6 पेपर इज इक्वल टू 5x, इट्स नॉट इक्वल टू 6x। सो इस चीज का ध्यान रखना है। लर्निंग कर्व जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको एक बेनिफिट देगा, एक एज देगा, एक एडवांटेज देगा। तीसरा मैं आपको बताता हूं। तीसरा, नए सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट का रूल ये है कि आप जब तक दोनों ग्रुप्स क्लियर नहीं करते, चाहे एक अटेम्प्ट में हो या मल्टीपल अटेम्प्ट्स में हो, तब तक आप अपनी आर्टिकलशिप चालू नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने मई 2024 में ग्रुप 1 क्लियर किया है और नवंबर 24 में ग्रुप 2 क्लियर किया है, तो वो अपनी आर्टिकलशिप नवंबर 24 के रिजल्ट के बाद ही चालू कर सकता है। सर उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि आपकी आर्टिकलशिप की डेट से आपकी सीए फाइनल की डेट कैलकुलेट होती है। तो सूनर यू स्टार्ट आर्टिकलशिप, सूनर यू विल गेट योर फाइनल एग्जामिनेशन। एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। सपोज जो बच्चा दोनों ग्रुप्स दे रहा है मई 24 में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यू गाइज आर अपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप इन मई 24, तो आप लोगों का जो रिजल्ट है इंटरमीडिएट का वो आएगा 60 डेज, 2 महीने बाद। तो मई 24 में एग्जाम खत्म हो गई, जून जुलाई, तो जुलाई 24 में आपका रिजल्ट आएगा। और जुलाई 24 में रिजल्ट आने के बाद मैं अज्यूम करता हूं 1 अगस्त 24 से आप आर्टिकलशिप चालू करेंगे। 2 साल की आपकी आर्टिकलशिप रहेगी, वो खत्म होगी 31 जुलाई 26 को। उसके बाद इंस्टीट्यूट के रूल्स के हिसाब से 6 महीने का मैंडेटरी स्टडी पीरियड होता है। और फिर जो अटेम्प्ट होता है वो सीए इंटरमीडिएट का आपका अटेम्प्ट होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 27 में आपका 6 महीने का मैंडेटरी पीरियड खत्म होगा। मतलब मई 2027 आपका सीए फाइनल का एग्जाम होगा। लेट मी टेक इट अ लिटिल बिट हियर। सीए फाइनल का एग्जाम कब आएगा बेटा जी? मई 2027। अब अगर कोई बच्चा ग्रुप 1 निकालता है इन मई 24, कोई भी बच्चा, और ग्रुप 2 निकालता है इन नवंबर 24, अच्छे से समझना, ग्रुप 1 मई 24, ग्रुप 2 नवंबर 24, इसके कैलकुलेशंस कैसे चलेंगे? मई 24 का रिजल्ट आएगा जुलाई में, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। नवंबर 24 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जनवरी 25 में। जनवरी 25 में रिजल्ट आने के बाद मैं अज्यूम करता हूं, सपोज आप अपना आर्टिकलशिप चालू करते हैं 1 फरवरी 25 को। आर्टिकलशिप कब चालू कर रहे हैं? 1 फरवरी 25 को। और 2 साल की यह आर्टिकलशिप आपकी कंटिन्यू रहेगी कब तक? 31 जनवरी 27 तक। 31 जनवरी 27 के बाद 6 महीने का आपका स्टडी ब्रेक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। और उसके बाद आपको अटेम्प्ट मिलेगा फाइनल का नवंबर 2027। Second benefit of appearing both the groups together is sooner you pass, sooner you start articleship, sooner you start articleship, sooner you become chartered accountant. क्या इश्यूज हो रहे हैं यार आज? इंटरनेट तो परफेक्ट है मेरी तरफ से, आई डोंट नो व्हाट्स द इश्यूज हैपनिंग। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इज इट फाइन नाउ? नंबर 4, बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए कह रहा हूं इसको अच्छे से समझना। बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से समझिएगा। तो आपके जो 6 पेपर्स हैं, ठीक है, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 पेपर के अंदर इंस्टीट्यूट का पासिंग क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपको एग्रीगेट लाना है 50% और हर सब्जेक्ट में लाना है आपको 40% मिनिमम। तो सपोज 50 50 50 150 आउट ऑफ 300 रिजल्ट इज पास G1, 50
50-50, result is 150 out of 300, pass G2। एग्रीगेट स्कोर कितना हो गया 300 आउट ऑफ 600, पास बोथ ग्रुप्स। अब समझना, अगर कोई स्टूडेंट May 24 में सिर्फ ग्रुप 1 देता है और उसका ग्रुप 1 का स्कोर आ जाता है अकाउंट्स, ऑब्वियसली मैं पढ़ा रहा हूं एडवांस्ड अकाउंटिंग, तो 60 तो मिलना ही है आप लोगों को कम से कम। लॉ के अंदर भी आप नहीं तो भी ज्यादा करके 55 मार्क्स तो ले ही लोगे, और टैक्सेशन के अंदर भी आप 60 मार्क्स ले ही लोगे। तो 60 + 55 आपका स्कोर होता है 175 आउट ऑफ 300, रिजल्ट आता है पास ग्रुप 1। ये आपने कब निकाला है May 24 के अंदर। अब समझना, नवंबर 24 के अंदर अगर मैं आता हूं तो नवंबर 24 में आप लोग देंगे सिर्फ ग्रुप 2, फोकस कीजिएगा। यहां पर आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं, तीनों पेपर्स में मिलते हैं 40 40 40 और मार्क्स आपके होते हैं 120 आउट ऑफ 300। आपका रिजल्ट होगा फेल इन ग्रुप 2। अब आप इंस्टीट्यूट से कहोगे कि यार एक काम करो ना, पिछली एग्जाम में May 24 में मैंने ग्रुप 1 दिया था और ग्रुप 1 में मुझे सरप्लस मार्क्स मिले थे ना, सरप्लस मार्क्स है ना, देखो तो सही जरा। एक काम करो ना, मैं थोड़ा मार्क्स यहां पे बढ़ा देता हूं आपका। मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूं ना, कॉस्टिंग में मैं आपको 50 दिलवा देता हूं, उतना तो मैं मिनिमम दिलवा दूंगा, तो 130 मार्क। हाँ, तो इंस्टीट्यूट से कहते हो एक काम करो ना भाई, यहां पर हाउ मच इज द शॉर्टफॉल, for G2? There is a shortfall of 20 marks. And how much is surplus over here? There is a surplus of 25 marks. आप इंस्टीट्यूट से कहोगे एक काम करिए, ये 25 को इस 20 के साथ एडजस्ट कर लीजिए। I got 25 surplus marks in May 24 and I have a deficit in November 24 of 20 marks. आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। इंस्टीट्यूट कहेगा नो। क्यों नो? बिकॉज आपने दोनों अलग अलग अटेम्प्ट्स में दिए। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आपसे कहेगा कि बाबू बोशाय, अगर आप बोथ ग्रुप सिंगल अटेम्प्ट में देते थे और आपका यही स्कोर आता था 60 55 60, that gives 175 out of 300, and 50 40 40 that makes 130 out of 300। तो हम आपका दोनों ग्रुप का इंडिविजुअल लगाने की जगह एग्रीगेट रिजल्ट लगाते थे। हम टोटल लेते थे 175 + 130। बच्चे का स्कोर है 305 आउट ऑफ 600 मार्क्स। रिजल्ट इज बोथ ग्रुप पास। दिस इज व्हाट यू कॉल एज द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। The surplus marks earned in one group gets adjusted set off with the deficit of another groups. This benefit is not available if you appear for only one group in one attempt. मैं ये benefits बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं आप पे जबरदस्ती कर रहा हूँ दोनों ग्रुप्स देने हैं। हम कंक्लूजन पे आएंगे, पहले समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। 5th नंबर चीज है, by giving both the groups you are eligible फॉर ऑल इंडिया रैंकर। आपकी जानकारी के लिए सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के अंदर ICAI जो है वो 50 ऑल इंडिया रैंकर्स अनाउंस करता है, लेकिन ऑल इंडिया रैंकर्स जो होते हैं उनका स्कोर आता है 600 में से, ना कि इंडिविजुअल ग्रुप वाइज। तो अगर आप दोनों ग्रुप्स एक साथ देते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया रैंकर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके कुछ बाकी एडवांटेजेस भी है। कहीं ना कहीं यार एक चीज समझिएगा कि अगर आप और आपका दोस्त 2 जने साथ में पढ़ रहे हैं, और मैंने तो मेरे 12 साल के टीचिंग करियर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, फेस टू फेस में तो बहुत ज्यादा देखे हैं। आई वुड लाइक टू कोट वन एग्जाम्पल विदाउट रेफरिंग द नेम। तो पुणे में मैं जब फेस टू फेस क्लास ले रहा था, अभी तो मैं इंदौर में लूंगा, तो 2 गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स साथ में आया करती थी, बेस्ट फ्रेंड्स थी, अच्छे से समझिएगा। इतनी बेस्ट फ्रेंड्स कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। कुछ शायद 8 से 7 से साथ में पढ़ती थी, घर भी पास पास में है, बिल्कुल चड्डी यार कहते हैं ना, उस टाइप की फ्रेंडशिप थी।
दोनों ने सीपीटी साथ में क्लियर किया, पहले सीपीटी था, फिर इंटरमीडिएट में आए। एक लड़की ने दोनों ग्रुप्स दिए, दूसरी लड़की ने एक ग्रुप दिया था जो उनका एलिजिबल अटेम्प्ट था। अब जो लड़की ने बोथ ग्रुप्स दिए थे वो क्लियर हो गई, और जिसने एक ग्रुप दिया था वो एक ही ग्रुप क्लियर हुई, दूसरा ग्रुप उसने दिया ही नहीं था, मतलब एग्जाम फॉर्म भरा था और दिया ही नहीं था। अब हुआ ये कि जो लड़की क्लियर हो गई वो अपने सफर में आगे बढ़ गई। अब वो सीए इंटर स्टूडेंट नहीं रही, वो बन गई सीए फाइनल। उसकी लाइफ चेंज हो गई, वो आर्टिकलशिप में जाने लगी, ऑफिस अटेंड करने लगी, फाइनल की क्लासेस अटेंड करने लगी, फ्रेंड सर्कल नया बना। लेकिन जो सिर्फ इंटरमीडिएट का एक ग्रुप देकर बैठी थी, अब उस लड़की को लोनली फील होने लगा। लोनली इसलिए फील होने लगा क्योंकि अब वो तो वही थी, वो वही ठहरी है जहां पे कभी उसकी फ्रेंड हुआ करती थी। अब उसको उसके फ्रेंड की जरूरत पड़ती थी, बट हर फ्रेंड वाज नॉट अवेलेबल बिकॉज शी वाज इन ऑफिस फॉर द होल डे। अब हुआ यूं कि धीरे धीरे करके ये जो बचपन की दोस्ती है इसमें दरार आने लगी, गैप पड़ने लगी, और फिर एक दिन ये कट्टर दुश्मनी में बदल गया। ना रिमेंबर, मेरे सामने दोनों जने बुरी तरह लड़ रही थी, बुरी तरह, इतनी बुरी तरह कि उनके पेरेंट्स को इंटरवीन करना पड़ा। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है आपको। जो बच्चा एक एक कर ग्रुप्स देता है, आपको मेंटली काफी स्ट्रांग रहना पड़ेगा और एक्सेप्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी आपको इस चीज की कि भाई साहब देखो, मैं अगर एक ग्रुप देने का डिसीजन ले रहा हूं तो मेरा जो फ्रेंड है या मेरे जो क्लासमेट्स है जो मेरे साथ कभी क्लास में बैठे करते थे, वो लोग आगे निकलेंगे क्योंकि वो दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं। तो मुझे इस चीज को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक दबाव मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी खुद का ही दबाव खुद के ऊपर होता है, इस चीज का आपको रखना है ध्यान। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने आपके सामने रखे हैं दोनों ग्रुप्स एक साथ देने के। बट फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि मेरा किसी पे भाई कोई भी दबाव नहीं है और मैं कभी दबाव डालूंगा भी नहीं। मैं एक सिंपल एक चीज कहूंगा कि भाई साहब आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए कि एक ग्रुप देना चाहिए या दो ग्रुप देना चाहिए, इसके लिए मैं आपके सामने अभी 10 सवाल रखने वाला हूं। सभी जनों को कहूंगा अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप दिस इज क्लियर, है ना? व्हाट आर द कनेक्शंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट इज द टाइमलाइन, व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 10 क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं अभी आपके सामने यहां 10 सवाल लिखूंगा। ये 10 सवाल नहीं है, ये इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज है। यहां पर आप और मैं, हम दोनों बैठ के इवैल्यूएट करेंगे आपको। अच्छे से समझना, मैं एक सवाल आपके सामने लिखूंगा, आपको वो सवाल के ऊपर कुछ एक्सप्लेन करूंगा, आपको वो सुनना है और सुन के अपने बैक ऑफ द माइंड में उस पर सोचना है, और सोच के आपको खुद को उस क्वेश्चन पे स्कोर देना है। मतलब यहां पे फॉर्मेट बहुत सिंपल बनेगा, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, आपको बनाना नहीं है लेकिन मैं आपके लिए बना रहा हूं। बहुत सिंपल फॉर्मेट बनेगा। कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर, question and marks. For every question you have to award yourself a mark. The marks will be in the range of 0 to 10. When 0 is lower mark, 10 means highest marks. ठीक है? तो आपको वो मार्क्स देने के लिए काफी सोचना पड़ेगा, और ईमानदारी से सोचना, डिटेल में सोचना, इंट्रोस्पेक्ट करके सोचना। और एक चीज मैं बता रहा हूं, आज की जो डेट है, हम अभी बैच कंप्लीट करने से काफी दूर है, लेकिन आपको एक तरीके से ये जो मार्क्स खुद को अवार्ड करने हैं, ये मार्क्स आपको अवार्ड करने हैं एज ऑन द डेट व्हेन यू विल बी कंप्लीटिंग योर G1 बैच। तो जिन बच्चों की ग्रुप 1 की बैचेस जो नॉन एकाग्रता से कर रहे हैं, उनकी 30 नवंबर को खत्म हो रही हो, 5 दिसंबर को खत्म हो रही हो, सॉरी 7th दिसंबर, 10th दिसंबर, 15 दिसंबर, यू हैव टू फाइंड आउट दीज मार्क्स एज ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ G1 बैच। जिस दिन आपका G1 का बैच खत्म होगा, मुझे उस दिन का स्टेटस चाहिए। मतलब अभी आप जो सोचेंगे आपको उस तरीके से सोचना है। डेफिनेटली ये सेशन यहीं पे है, आप चाहें तो इस सेशन को यहां से बाद में वापस देख सकते हैं, लेकिन आज आप आज का स्कोर निकालें और एक ड्यू वेटेज दें कि जितने भी दिन की बैच बची है उतने दिनों में ये स्कोर कहां से जाएगा। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने डालता हूं, तैयार है सभी लोग? सबसे पहला नंबर क्वेश्चन मैं आपके सामने डालता हूं। पहला क्वेश्चन, अच्छे से सुनना और फिर मार्क्स देना, बट इवैल्यूएशन माइंड में चलता रहना चाहिए। ग्रुप 1 की मेरी बैच खत्म होने के बाद क्या मुझे ग्रुप 2 पे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए?
इसके लिए सबसे पहला सवाल जो मैं आप लोगों के सामने देवियों सज्जनों रखने जा रहा हूं, वो सवाल ये है कि क्या मेरी ग्रुप 1 की सारी क्लासेस कंप्लीट हुई है? ये आपको आज भी सोचना है, लेकिन मार्क्स अवार्ड करते समय आपको वो दिन के बारे में सोचना जिस दिन आपकी बैच खत्म होगी, मतलब एकाग्रता के बच्चों के लिए 10 से 15 दिसंबर, है ना? तो एज ऑन 10th और 15 दिसंबर either there should be no backlogs or if there are any backlogs it should be manageable मतलब आप उसको मैनेज कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपको सोच के अपना कॉन्फिडेंस लेवल मार्क्स कॉलम में डिफाइन करना है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100। अगर यहां पर कोई बच्चा है जो कहता है सर मेरा सब कुछ कंप्लीट है, कोई बैकलॉग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब दन्नाट चल रहा है, उसका स्कोर होगा 10। सर मेरा है थोड़ा सा बैकलॉग है, मैनेज कर लूंगी मैं 9। सर थोड़ा ज्यादा है पर मैं मैनेज कर लूंगी 8, 7, 6। आप मेरा पॉइंट समझ रहे? तो ये मैं इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता, इसको क्वांटिफाई आप कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग होती है, हर एक स्टूडेंट का एपेटाइट अलग होता है। हो सकता है कोई बच्चा हो जिसका बहुत बैकलॉग हो, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो अच्छे से वो बैकलॉग को बैठ के कवर कर लेगा बिफोर यू स्टार्ट विद द ग्रुप 2 क्लासेस। तो उसको सोच के आपको अपने रजिस्टर में खुद को मार्क्स देना है। क्वेश्चन नंबर 1 और उसके आगे आप मार्क्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और उसके आगे आप मार्क्स लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सेकंड क्वेश्चन में यहां पे आपके स्क्रीन पे डालने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा सभी जने। क्लासेस देखना अलग विषय है और पढ़ना अलग विषय। तो यहां पे आपको डिफाइन करना है कि आपने कितनी अटेंटिवली, कितनी सिंसियरली अपनी ग्रुप 1 की क्लासेस कंप्लीट की है। कहने का मतलब यह है कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लाइव बैच ज्वाइन की है और लेट ज्वाइन की है। तो लेट जब उन्होंने ज्वाइन की है तो उन्होंने क्या किया है, दिन में 2 क्लासेस, 3 क्लासेस, 4 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ भगाई है भाई, सिर्फ और सिर्फ भगाई है। दे हैव जस्ट रैन थ्रू द क्लासेस। उससे तो काम नहीं चलेगा। आपको यह डिफाइन करना है कि 0 से 10 के स्केल पे आप कहां पे लाए करते हैं, मतलब कितनी क्वालिटेटिवली आपने स्टडीज की है। मतलब मेरी क्लासेस का एक एक एग्जाम्पल मुझे याद है सर, आपका एक एक जोक मुझे याद है, आपके एक एक मोटिवेशनल सेशंस मुझे याद है, आपकी एक एक कहानी मुझे याद है। सर आज भी पता है क्या होता है, लॉ के टीचर ने सर जब हमको परपेचुअल सक्सेशन के बारे में पढ़ाया था तब वहां पे सर उन्होंने एक कहानी बताई थी। आज भी जब मैं परपेचुअल सक्सेशन पढ़ता या पढ़ती हूँ ना सर, मुझे वो कहानी याद आती है। तो सर मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैंने सिर्फ क्लासेस ली नहीं है, मैंने क्लासेस को जिया है पूरी तरह। मैंने क्लासेस को ना एक कॉलेज लाइफ की तरह जिया है, मैंने एंजॉय किया है सर। आई नो एवरीथिंग। आपकी मेहनत सर, आप उस समय याद है सर, आप इंदौर में थे, आपने क्लासेस ली थी, फिर हमारी क्लासेस के दौरान सर आप रोड ट्रिप पे भी गए थे, आप कितनी बार बीमार पड़े थे, मतलब सर मुझे सारी चीजें याद है। तब तो बेटा आपका स्कोर है 10। मतलब यहां पे आपको ना आपकी क्वालिटी डिफाइन करनी है। देखो हमने तो जो कंटेंट पढ़ाना था वो अनबायसली सबको पढ़ा दिया, आपको डिफाइन करना है कि मेरी यहाँ पे क्वालिटी क्या है, कितनी क्वालिटेटिवली मैंने क्लासेस अटेंड किया, इसको आप डिफाइन करेंगे। सोच समझ के मार्क्स दीजिएगा जब तक मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं। थिंक प्रॉपर्ली एंड आंसर, डोंट राइट इन द लाइव चैट। बिल्कुल लाइव चैट में नहीं लिखना है आपको, सिर्फ अपने लिए। क्लास में 2 जने बैठे हैं बेटा, एक्चुअली ये समझ लो आप और मैं और कोई तीसरा नहीं, बस इसी तरीके से, इसी तरीके से। पार्शियली याद है, सेमी पार्शियली याद है, उसको मार्क्स में क्वांटिफाई करो, है ना। सब्जेक्टिविटी मत रखो, एक आंकड़ा लेकर आओ, एक आंकड़ा निकाल के लाओ, ठीक है। अगर हाँ, मैं इसमें एक और चीज कर सकता हूं, आप चाहो तो यहाँ 2 कॉलम बना सकते हो मार्क्स के, मार्क्स एज ऑन टुडे एंड मार्क्स एज ऑन 15 दिसंबर, या जिस दिन मेरी ग्रुप 1 की बैच खत्म होगी वो कॉलम बाद में भर लेना, बट अभी सिर्फ आज के डेट पे फोकस करो। तैयार है सभी लोग? तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बुक कीपिंग इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक उसी तरह पढ़ाई करने के लिए रजिस्टर्स और नोट्स का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ रजिस्टर्स की बात कर रहा हूं। रजिस्टर्स नोट जो भी टीचर ने आपको कहे, जो भी टीचर आपसे बनवाता है। तो जैसे मैं एडवांस्ड अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, होमवर्क भी देता हूं, क्लास वर्क भी देता हूं, वो कितना कंप्लीट है। मैं बहुत सारी चीजें कहता हूं पढ़ाते समय, बेटा ये सेल्फ एनालिसिस पेज पे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेड कलर से लिख लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। नहीं सर, वो बीच में ना मेरा एक 10 दिन का ब्रेक आ गया था, मैं बीमार थी सर, उस दिन उन दिनों के ना सर मेरे कुछ भी नहीं हुआ है सर, ना मेरी क्लासेस हुई ना मेरा रजिस्टर कंप्लीट है, तो उतने मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। तो थिंक प्रॉपर्ली ऑन इट कि जितने भी चैप्टर्स अभी तक हुए हैं, जितना भी टॉपिक हमारा अभी तक हुआ है, उसके बेसिस पर आपका रजिस्टर का कंप्लीशन स्टेटस क्या है, 0 to 10 के बेसिस पे आप खुद को मार्क्स देंगे, खुद को मार्क्स देंगे, ठीक है। सर अब ये सब्जेक्ट वाइज करना है या टोटल करना है? वेल कितनी डिटेलिंग में जाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप एक ओवरऑल कर दो, ओवरऑल फॉर ग्रुप 1,
मेरा सेशन खत्म होने के बाद यही जवाब आप सब्जेक्ट वाइज भी निकाल लेना। लेकिन अभी हम देखो, आपके पास ऑप्शन वैसे नहीं है ना, आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप ग्रुप 1 दोगे या बोथ ग्रुप्स दोगे, बराबर है। सब्जेक्ट वाइज का उस पर कोई लेना देना नहीं। तो आपको ये जो मार्क्स निकालने हैं, अभी आप टोटल लिख सकते हो, बाकी बाद में आप डिटेलिंग कर सकते हो कि सर मैं इसको इंडिविजुअली निकाल लेती हूँ, सर लॉ का अलग, टैक्स का अलग, अकाउंट्स का अलग, एडवांस अकाउंट्स का, वैसे आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास करते समय क्लास के साथ साथ हमें मल्टीपल पॉइंट ऑफ टाइम की तैयारी करनी पड़ती है कि जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बाद में मैं इस चैप्टर को रिवाइज करूंगा सब्सिक्वेंटली, तो मैं कैसे रिवाइज करूंगा, उसकी तैयारी आपको करनी है। समरीज बनानी है, नोट्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, खुद के लिए कुछ ऐसा जो सिर्फ खुद के लिए हो। टीचर ने जो दिया बिल्कुल अलग है, लेकिन टीचर के मटेरियल के अलावा मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ, वो चीज मुझे सोचना है, वो मेरे दिमाग में लाना है। आप लोगों को ये सोचना है कि जितना अभी तक एडवांस्ड अकाउंटिंग हुआ है, टैक्सेशन हुआ है, लॉ हुआ है, मतलब एक चीज कभी भी ध्यान रखना, आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका खुद का मटेरियल देगा जो आपके खुद के हाथ से बना है। टीचर ने जो आपको बना के दिया उसमें आपका इनपुट कुछ नहीं लगा है, अब आपको उसको बैठ के पढ़ना है। लेकिन जो चीज आप अपने हाथ से बनाते हो ना, उसमें आपका इनपुट लगता है, और जिस चीज में आपका इनपुट लगता है ना, उसको याद करना नहीं पड़ता, याद ऑटोमेटिकली होता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्टेस्ट रखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक स्टैंडर्ड मैंने एक्सप्लेन किया था कि उसका चार्ट बनाना है, और जो बच्चा विनर होगा उसको मैं प्राइज दूंगा, और मैंने प्राइज भी दिया था। विकास नाम का स्टूडेंट था, वो विनर था उसका। तो अब आई एम श्योर वो स्टैंडर्ड जिन जिन बच्चों ने बनाया है, वो स्टैंडर्ड आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रीज्ड है, बिल्कुल पक्का हुआ है। अब वो स्टैंडर्ड आप कभी नहीं भूलने वाले हो। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपने कितने किए हैं, इसकी जरूरत है, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। तो हर एक क्वेश्चन अगर 10 मार्क का है तो 10 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क का होगा। 100 मार्क्स में से आपका स्कोर हम निकालेंगे, और आपके स्कोर के बेसिस पे मैं आपको कंक्लूजन दूंगा कि सिर्फ ग्रुप 1 देना है या बोथ ग्रुप्स देने हैं। आप समझ रहे हैं? तो सोच समझ के खुद को स्कोर दीजिएगा। हाइला सर, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस जो टीचर बोल रहे हैं बस वो करता जा रहा हूँ, पहले दिन से मैंने कभी कोई नोट्स नहीं बनाया, कभी कुछ नहीं। देखो, पॉइंट नंबर 3 अलग है, पॉइंट नंबर 4 अलग है। पॉइंट नंबर 3 रजिस्टर्स कंप्लीशन के बारे में, पॉइंट नंबर 4 एक्स्ट्रा आपने क्या किया है अदर देन दोस थिंग्स, खुद से सुमोटो, व्हाट एडिशनल एफर्ट्स यू हैव पुटेड इन, व्हाट एडिशनल थिंग्स। कुछ बच्चों को आदत होती है स्टिकी नोट्स बनाते हैं, ये वो आपने क्या किया है, कितना किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अवॉर्ड योर सेल्फ मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। यहां पर आपको बैठ के अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डिफाइन करना है कि आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। जो भी क्वेश्चंस आपने किए हैं आपके टीचर के, एजुकेटर के नोट से, कभी भी ध्यान रखना योर एजुकेटर्स नोट जिससे आप पढ़ रहे हैं, उनके नोट्स आपकी बुक ऑफ प्राइम स्टडी होनी चाहिए। सबसे पहले आप उसी को रेफर करेंगे क्योंकि टीचर उसमें से पढ़ाता है, कंसेप्ट आपने पहली बार उसमें से पढ़ा है। तो मेरे नोट्स मतलब ट्रिपल ए क्लास बुक है ना, मेरा नाम ट्रिपल ए क्लास बुक। ट्रिपल ए क्लास बुक के जितने भी क्वेश्चंस है वो, आईसीआई स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस है वो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर लूं, और अदर क्वेश्चन जो मैं आपको एक प्रैक्टिस बुक देने वाला हूं, है ना, जिसके अंदर ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस होंगे, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए विद सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। तो आपको ये देखना है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं, आपके हाथ से निकले हैं, वेदर इट इज बाय वे ऑफ क्लास वर्क और वेदर इट इज बाय वे ऑफ होमवर्क, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट दोस क्वेश्चंस। मतलब आज मैं आपको उनमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के दूं तो आप कितने कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व कर पाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने रेज हैंड में बात करते समय एक स्टूडेंट की टेस्ट ले ली थी यार, फालतू बेचारी फंस गई थी। 5 कंडीशंस ऑफ AS14 पूछ लिया मैंने उनको, मैंने घुमा फिरा के बायबैक के क्वेश्चंस पूछ लिए, कैश फ्लो का क्वेश्चन पूछ लिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछ लिए। तो इट वाज एन एक्सटेम्पोर। दैट इज समथिंग व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू राइट नाउ फॉर योरसेल्फ। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? डिफाइन योर कॉन्फिडेंस ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 कि अगर आज मेरे ऊपर वो सिचुएशन आ गई कि अंशुल सर अभी मुझे एक क्वेश्चन दे रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का और मुझे वो सॉल्व करना है, तो देखते ही मेरे माइंड में क्या आएगा, भाई साहब, मतलब याददाश्त तो नहीं चली गई मेरी? अगर हाँ, तो आपका स्कोर 0 से 3 के बीच में कहीं तो रहेगा। सर बिल्कुल फटाक तरीके से कर लूंगा मैं, एकदम कॉन्फिडेंट हूं मैं, तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं 8 to 10 के बीच में रहेगा। खुद को स्कोर देते समय ना लीनियंसी मत करना, मतलब खुद पे तरस मत खाना, स्कोर्स देते समय थोड़ा कस के स्कोर देना। सर नहीं सर, मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला है, बट
देखते हैं सर, तो 3 से 5 के बीच में स्कोर होगा सर, मतलब आता है मुझे, और मुझे लगता है मैं एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करूंगा ना तो थिंग्स विल गेट सॉल्व, और कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं हेल्प ले लूंगा, तो स्कोर होगा 5 to 7 के बीच में। आप समझ रहे हो, दिस इज हाउ यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। इस तरीके से खुद का इवैल्यूएशन कीजिए, डिटेल इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और खुद को स्कोर दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये आप किसी एक चैप्टर का या सब्जेक्ट का नहीं दे रहे हैं, ये पूरे ग्रुप 1 का दे रहे हैं। तो डोंट जस्ट थिंक अबाउट एडवांस्ड अकाउंटिंग, थिंक अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सवाल सवाल यहां पे ये है कि आपको ये देखना है और डिफाइन करना है कि क्या आपने ग्रुप 1 के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स की क्या आपने एटलीस्ट एक रिवीजन की है। अब मैंने यहां पे ब्रैकेट में लिखा है अबाउ 85%, इसका मतलब क्या, आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, एटलीस्ट 85% ऑफ अ गिवन सब्जेक्ट, 85% ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ गिवन सब्जेक्ट should be revised at least once। और ये रिवीजन कैसी होनी चाहिए उसको मैंने डिफाइन किया है, इट शुड बी एन इन डेप्थ रिवीजन। डिटेल में लेकर बैठे हैं सर, एक टॉपिक आपने खत्म किया था, सबसे पहला टॉपिक अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, डिटेल में लेकर बैठे हैं सर उसके बाद, क्योंकि आपने उसकी क्लास टेस्ट ली थी। अमालगमेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जब आपने टेस्ट ली थी सर, मुझे आज भी याद है, वो टेस्ट के बहाने सर मैं वापस बैठा था सर, पूरी रात में जगा था, 6 घंटा 8 घंटा लगाकर मैं बैठा था, पूरे पूरे चैप्टर को तहस नहस कर डाला, एकदम ऊपर नीचे कर डाला सर। अब तो सर वो चैप्टर ऐसा है कि अब मेरे को दूसरी रिवीजन करनी रही ना सर, मैं 3 घंटे में रिवीजन कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। तो हैव यू डन एटलीस्ट वन इन डेप्थ रिवीजन of all of the topics? When I say all, I'm not saying actually 100%, all means 85% or more of the topics, correct? It may be via self study, it may be for a reason, the reason is since you had a class test, so you were preparing for class test, or you attended religiously sincerely marathons of intermediate November 23 which we conducted on YouTube। तो किसी भी थ्रू, किसी भी जरिए से अगर आपकी रिवीजन हुई है, एक रिवीजन, इन डेप्थ रिवीजन, तो आप खुद को स्कोर देंगे 0 to 10 के बेसिस पे। डिफाइन ओवर हियर, कम ऑन ऑल ऑफ यू। पिछले 3-3.5 महीने से जब से ग्रुप 1 की क्लासेस चालू हुई है, सभी बच्चों की लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है, सर्टनली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। फिजिकली इसलिए क्योंकि इतनी सिटिंग आपको देनी पड़ती है, कुछ लोगों को बैक एक होने लगा है, नेक एक होने लगा है। मैंने कल मेरा आई टेस्ट करवाया वापस भाई, लेंस कार्ट वालों को घर पे बुलाया, आई टेस्ट करवाया, मेरा नंबर बढ़ गया, पावर बढ़ गया। क्योंकि पहले जब मैं पढ़ाता था तो आई वॉज नॉट यूजिंग आईपैड सो मच, अब मैं आईपैड यूज करता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ, वहां पर भी मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ, बचा हुआ टाइम मोबाइल फोन भी होता है। दिन भर मेरा स्क्रीन टाइम जो है ना, इट इज नॉट लेस देन 12 to 14 आवर्स इन अ डे। माई पावर हैज इंक्रीज्ड यस्टरडे, इट हैज इंक्रीज्ड। तो पहले मेरा पावर 2.75 था, वो 3.75 हो गया, सीधा सीधा 1 से पावर बढ़ गया, इट हैज इंक्रीज्ड। नेक एक, बैक एक मैंने बताया। तो आपको ये देखना है कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली क्या आप ऐसी लाइफ और अगले 3 महीने जीने के लिए तैयार हो? अगर हां तो कितना? 0 to 10 पे खुद को स्कोर दीजिए, 0 to 10 के स्केल पे खुद को स्कोर दीजिए कि अभी जो आपकी लाइफ चल रही है, ये लाइफ ऐसी रहेगी, क्योंकि ग्रुप 2 की क्लासेस भी लगेगी। सुबह 8 बजे से लेकर आप समझ लो दोपहर में तकरीबन 2:30 बजे तक क्लासेस होगी। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेंगे आप 2:30 से 3:30 बजे तक। 3:30 बजे से 6 बजे तक आपका ग्रुप 2 का होमवर्क और सेल्फ स्टडी चलेगा। फिर 6 बजे आप ब्रेक ले सकते हैं, 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का, और फिर आपके पास जो समय बचेगा वो आप ग्रुप 1 को दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका कोई बैकलॉग नहीं है। अगर किसी दिन बैकलॉग लग गया तो शाम को 6 बजे का टाइम जो है उसके बाद का समय बैकलॉग कवर करने में काम आएगा, ग्रुप 2 का बैकलॉग। और ये मान के चलो कि बड़ी सी बैच में बैकलॉग लगते ही लगते हैं। मैंने तो आपको क्लास के अंदर एफिशिएंसी रेशियो के बारे में बताया कि कितने कैलेंडर डेज होते हैं और कितने टीचिंग डेज होते हैं, और कैलेंडर डेज और टीचिंग डेज का जो एफिशिएंसी रेशियो होता है वो होता है 75%। सो इफ द रेशियो इज 75% एंड अबाउ for any educator, any student, it is a marvelous score, and 75% के ऊपर तो मैजिकल है। So ideally 75% तो आपका प्रोडक्टिविटी निकलना ही चाहिए। तो हाउ मच आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? सबसे पहला आपको खुद को ये सवाल पूछना है, हाउ मच आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट?
और मेंटल प्रिपरेशन यहाँ कहाँ आती है, मेंटल हेल्थ कहाँ पिक्चर में आती है, वो मेरे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7th का आंसर सोच के खुद को मार्क्स दीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूं। खुद को ना थोड़ा खुद का बिहेवियरल एनालिसिस करो। सपोज मैं किसी दिन बीमार हो जाता हूं और मेरी ये जो इलनेस है ये थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है 5 डेज 7 डेज तक, मतलब वो 5-7 डेज तक मैं कोई क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, तो उसके बाद मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? मैं एंशियस हो जाता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ। कुछ बच्चे तो एक दिन के इससे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक दिन एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया, डिप्रेशन में चले गए। मतलब वो डिप्रेशन और इंप्रेशन दोनों में बहुत जल्दी स्विच होते हैं। ये देखो नेचर है सभी का, ये बीमारी नहीं है, नेचर है सभी का। आपको खुद की मेंटल फिटनेस देखनी है, आपको ये एनालिसिस करना है कि मैं कितना मेंटली स्ट्रांग हूँ। एंग्जाइटी को देखो, स्लीपलेसनेस को देखो। सर मेरे को किसी दिन कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, मेरे को नींद ही नहीं आती सर रात को। मेरे को सर होमवर्क नहीं आया, मेरे को नींद ही नहीं आती सर। सर मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ क्योंकि सर मेरी ग्रुप 1 की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। तो अगर ग्रुप 1 की ही पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है तो ग्रुप 2 के बारे में सोच ही कैसे सकता है भाई? समझ में आ रहा है? सर मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, सर मेरा बहुत जल्दी जल्दी होता है। नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल के सिनेरियो में हम इन सब में रिलेटिवली स्ट्रांग होने चाहिए। रिलेटिवली स्ट्रांग का मतलब क्या? अभी कल आपने देखा इंडिया की मैच थी, वर्ल्ड कप फाइनल था। तो वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर आप देखेंगे ना, तो रोहित शर्मा इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए। इफ देयर वुड हैव बीन महेंद्र सिंह धोनी, वो खुद को थोड़ा कूल रखते थे, इसलिए कैप्टन कूल कहते थे, क्योंकि वो आई थिंक एमएसडी का इन सभी चीजों में स्कोर 10 आउट ऑफ 10 निकलता था। समझ में आ रहा है? तो ये चीज का आपको रखना है ध्यान। आपको ये देखना है कि मैं चीजों को कितना बेटर हैंडल कर सकता हूं, मेरा प्रेशर मैनेजमेंट कैसा है। आपने मुझे देखा, मेरी लाइफ देखी, जब अनअकैडमी का पछड़ा हुआ मेरी लाइफ में, मैंने कैसे उस प्रेशर को मैनेज किया। मैं उस प्रेशर वाली सिचुएशन में एंशियस भी हुआ था, स्लीपलेस भी था, डिप्रेशन भी था, पर बोर्डम और लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होने दिया मैंने, तभी तो एकाग्रता बना, नहीं तो एकाग्रता बनता ही नहीं था। तो आपको अपना बिहेवियरल एनालिसिस करके ये बताना है कि आपके दिल के अंदर का, आपके दिल के अंदर का और आपके शरीर के बाहर का इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट कैसा है, और उसका आपको मार्क्स देना है आउट ऑफ 10। इसका किसी सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, बट ग्रुप 1 ग्रुप 2 के डिसीजन से बहुत कुछ लेना देना है। हेंस दिस क्वेश्चन ओवर देयर। समझ में आ रहा है? कोई कोई होता है बच्चा जिसको छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी टेंशन आता है, मम्मी पापा पे चिढ़ जाते हैं, दरवाजा जोर से बंद करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, चीजें फेंकने की आदत है ना? वो क्यों होता है? उसका रीजन समझने की कोशिश करो। क्योंकि मेरे बैकलॉग्स हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे रजिस्टर कंप्लीट नहीं है। तो बाबू बोशा है, अगर ग्रुप 1 के अंदर तेरी हरकतें इतनी ज्यादा है तो दोनों ग्रुप्स तू कैसे करेगा? फिर तो तू दोनों ग्रुप एक साथ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर वॉल्यूम और बढ़ेगा, प्रेशर और बढ़ेगा। अच्छा, ग्रुप 2 की क्लासेस जब चलेगी तब कहीं ना कहीं एक पैसिव प्रेशर आपके माइंड में होता है कि मेरी ग्रुप 2 तो ठीक से चल रही है, लेकिन मेरी ग्रुप 1 अच्छे से नहीं चल रहा है, मेरी ग्रुप 1 का मैंने रिवीजन नहीं किया। कहीं ना कहीं वो एक दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है। मेरे को ये सोचना है कि क्या मैं 6 से 7 घंटे की नींद ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, और ये साउंड स्लीप होनी चाहिए, मतलब ऐसे लेटते ही 10 मिनट में नींद लगनी चाहिए, लेटते ही। और मैं बराबर अलार्म बजते ही उठ रहा हूं या नहीं उठ रहा हूं, मतलब मेरी जिंदगी कितनी डिसिप्लिन में है, मेरी जिंदगी कितनी सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है। अगर ये सब कुछ है तो आप इसके बेसिस पे अपने को 0 से 10 के बेसिस पे आप खुद को स्कोर करेंगे। 2 और क्वेश्चंस बचे हैं। आप देख लो, इतना डिटेल एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा इंटरनेट छान लेना। मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हम लोग यहां पर देखने वाले, दोनों एस्पेक्ट्स। खुद का पेशेंस टेस्ट करना है आपको। कहीं सारे आप अपनी लाइफ में ना कई सारी सिचुएशन में क्रॉस रोड पे खड़े होते हो, ठीक है? घर में शादी है, अब जाना है या नहीं जाना है। अगर शादी में गए तो क्या होगा? मजा बहुत आएगा, खाना अच्छा मिलेगा। नुकसान क्या होगा? क्लासेस मिस होगी, होमवर्क नहीं होगा, बैकलॉग लगेगा। छोड़ना यार, कर लेंगे क्लासेस बाद में, रिकॉर्डेड देख लेंगे। यू सेलेक्टेड, यू मेड अ डिसीजन कि मेरे को जाना है, ठीक है, मेरे को जाना है। दूसरा, नहीं, मेरे लिए खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो एंजॉयमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक सैक्रिफाइस किया, और ऐसे कई सारे सैक्रिफाइसेस हर एक बच्चे ने किए होंगे। जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, हर एक बच्चे ने ऐसे ढेरों से सैक्रिफाइसेस किए होंगे। आपको ये देखना है कि आपके ये जो सैक्रिफाइसेस हैं ये आप करने को तैयार हैं क्या, अगले 3 महीनों तक, और तैयार हैं क्या? नहीं तो आपको फील हो रहा है कि नहीं भाई बहुत हो गई,
ये जिंदगी बहुत जी ली मैंने, अब मैं और जलीलियत वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं, मैं चाहता या चाहती हूं कि मैं एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीऊं, नो मोर सैक्रिफाइसेस नाउ। How much are you prepared for it? Award yourself mark on the scale of 0 to 10. And now the last question. हाँ जी, ये सोशल मीडिया हो सकता है, ये आपके कॉलेजेस हो सकते हैं, ये जॉब करने वालों के लिए जॉब हो सकता है, प्यार में पड़े हुए लोगों के लिए ये प्यार हो सकता है, मल्टीपल प्यार में पड़े हुए लोगों के लिए मल्टीपल प्यार हो सकता है, कोई बच्चा सीएस कर रहा है, कोई बच्चा सीएमए कर रहा है, कोई बच्चा कुछ भी क्यों ना कर रहा है, हर एक चीज जो आप करेंगे, एनी अदर थिंग विच यू एंटर, चाहे वो रिलेशनशिप हो या वो कोर्स हो, वो आपसे समय की मांग करेगा और समय आपके पास लिमिटेड है। तो अगर आप उस चीज में समय देंगे तो वो समय डेफिनेटली आपका इस कोर्स से माइनस होगा। तो आपको ये देखना है कि अभी आपकी कमिटमेंट क्या है। किसी किसी के घर पे होता है, जैसे मैंने अभी कभी रेज हैंड में क्लास में बात की थी, एक बच्ची ने कहा था कि सर मम्मी बहुत बीमार है, घर का पूरा काम मुझे करना पड़ता है। वो भी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आएगा। मतलब यहां पर रिलेशनशिप को ही आप फोकस मत बनाइए। किसी किसी का कोई टिकटॉकिया होता है, इंस्टाग्राम पे रील बनाने का शौक होता है, वो वहां जाता है, सर मेरे को जिम करना बहुत है, सर मैं मर जाऊंगा पर मैं जिम किए बिना नहीं रहूंगा। आप समझ रहे हो? किसी किसी का मतलब आपके डिस्ट्रैक्शंस और आपके कमिटमेंट्स क्या है। सर हमारा कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है, हमें अटेंड करना ही पड़ता है। वो आपको यहाँ डिफाइन करना है 0 to 10 के बेसिस पे। अब इसको कैसे डिफाइन करना समझना। अगर मेरी जिंदगी में ऐसे कोई पछड़े नहीं है और मैं पूरी तरह अवेलेबल हूं तो मैं हाईएस्ट स्कोर दूंगा, 10 दूंगा। जितने ज्यादा पछड़े उतना स्कोर कम। सपोज मेरी 4 गर्लफ्रेंड्स हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, दिल पे मत लेना। मैं यूट्यूब पे भी बहुत टाइम स्पेंड करता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत टाइम स्पेंड करता हूं, टिंडर पे नहीं करता हूं क्योंकि 4 ऑलरेडी बन गई, 5वीं को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। बीकॉम के लिए भी मेरे को कॉलेज रेगुलर जाना पड़ता है। बेटा आप खुद को नेगेटिव स्कोर दो, 0 भी मत दो, नेगेटिव दो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको खुद को स्कोर देना है। तो यहां पे अच्छे स्कोर का मतलब क्या है? आपके पास बहुत समय है। कम स्कोर का मतलब है आपके पास कम समय है। क्विकली गिव योरसेल्फ स्कोर, ऑल ऑफ यू। अब सोच समझ के अपना स्कोर लेंगे और उसका टोटल लेंगे। अब मैं आपके लिए बना रहा हूं यहां पे कंक्लूजन टेबल। 10 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। हर सवाल में आपको हर सवाल में आपको खुद को स्कोर देना है 0 to 10 के स्केल पे, और खुद को स्कोर देकर उस स्कोर का टोटल लेना है। और वो स्कोर का टोटल लेने के बाद आपको अपना टोटल निकालना है आउट ऑफ 100। अगर आपका स्कोर 80 के ऊपर आता है, और देखना मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैं आपको इस बेसिस पे बता रहा हूं कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है पास होने की। देखो कमर्शियली नहीं सोच रहा हूं। अगर मैं कमर्शियली सोचूंगा, मैं कहूंगा सब बच्चों को दोनों ग्रुप देना चाहिए, एकाग्रता को बहुत सारी फीस मिलेगी, या जिस भी कोचिंग में जाओगे उसको बहुत फीस मिलेगी, पर उससे आपका नुकसान होगा। मैं इस एंगल से सोच रहा हूं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए और ट्रूली वो क्या डिजर्व करता है। अगर आज किसी बच्चे का स्कोर 60 से कम है ना, मेरे दोस्त, सिंपल है, एक ग्रुप देख खत्म कर बस। May 24 के अंदर दोनों ग्रुप के बारे में सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। अगर किसी का स्कोर 60 to 70 है, वो क्या कर सकता है? तो आप दे सकते हो दोनों ग्रुप्स, लेकिन हार्डवर्क प्रो की तरह करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क लाइक अ प्रो। हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आपको यह देखना होगा कि ऊपर के 10 क्वेश्चन में कहां पे मार्क्स कम पड़े थे। जहां पे मार्क्स कम पड़े वो आपका गैप एरिया है, उस एरिया में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? जैसे अगर मेरी रिवीजन नहीं हो रही है, जैसे अंशुल सर ने जो पॉइंट लिखा है कि मेरी रिवीजन नहीं हो रही है, तो मुझे बैठ के रिवीजन करनी पड़ेगी। 6 नंबर का जो पॉइंट है ना, एक रिवीजन। सर मेरा एक्चुअली 60 to 70 स्कोर क्यों आया? क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन में मेरा स्कोर 2 है। कोई बात नहीं, आपके पास समय है ना, आप ये 2 को, जो 2 स्कोर है, उसको 2 से 6 या 7 पे कैसे लेके जाते हो। मतलब जो बच्चा ये वाली कैटेगरी में है 60 to 70 वाला, उसको हार्डवर्क क्या करनी है? उसको हार्डवर्क करना है ये स्कोर को बढ़ाने के लिए। और बढ़ाना कैसे? ऐसे ग्रेस मार्क्स देके नहीं बढ़ाना है, उसको अचीव करना है। तो आप अगर ये रेंज में पहुंच जाते हो, यू कैन स्ट्रांगली थिंक अबाउट बोथ द ग्रुप। स्ट्रांगली मतलब स्ट्रांगली आप सोच सकते हो। जो बच्चा यहां बैठा है उसको देखना है कि ये 10 क्वेश्चन में से मेरा गैप एरिया कहां है। मैं मेंटली वीक हो रहा हूं, मैं इमोशनली वीक हो रहा हूं, क्या मेरी रिलेशनशिप मेरे रास्ते की रुकावट बन रही है, क्या मेरा बीकॉम मेरे रास्ते की रुकावट बन रही है, क्या मेरा जॉब मेरे रास्ते की रुकावट बन रही है। जहां पे मेरा स्कोर, अगर यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा स्कोर कम है, तो मैं उसको कैसे मेहनत करके ओवरकम करके यहां तक पहुंचाऊं। मतलब ये स्टेटस आप लोग चेक कर रहे हैं आज जब आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म होने में 10 से 15 दिन 20 दिन बचे हैं, तब का ये स्टेटस है। ऐसा ही स्टेटस आप अब आज से हर रोज खुद का चेक करेंगे।
और ये कंक्लूजन टेबल के बेसिस पे आप कंक्लूजन लेंगे कि आपको सीए इंटरमीडिएट में 24 में एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये सेशन के अंदर ना सिर्फ आपके लिए सेशन लूंगा, बल्कि मैं आपको ना सिर्फ इंफॉर्मेशन दूंगा बल्कि कंक्लूजन तक लेकर आऊंगा, और बहुत ही कैलकुलेटिव कंक्लूजन तक हम लोग यहां पर पहुंचे। ग्रुप 2 की बैच के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ग्रुप 2 की जो बैच है लाइव बैच वो चालू होने वाली है 15 दिसंबर 23 से 10 मार्च 24 तक। एकाग्रता आपके ऐप पर लाइव बैच चलेगी। जैसे कि मैंने बताया, दो ऐप से हमारे, एकाग्रता लाइव, एकाग्रता प्ले। एकाग्रता लाइव इज द ऐप फॉर लाइव स्टूडेंट्स, एकाग्रता प्ले इज द ऐप फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग थ्रू गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव्स। आपके पास ऑप्शन है, बुक्स की हार्ड कॉपीज आपको मिलेगी डे 1 से। लाइव बैच में अनलिमिटेड वॉच टाइम होता है, गूगल ड्राइव में लिमिटेड होता है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, कॉम्बो भी ले सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पूरा सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स आपको पढ़ाएंगे अभिषेक बंसल सर, और पेपर नंबर 6 एफएम और एसएम के लिए है दर्शन जैन सर या जतिन डेमला सर। दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, आपके पास पूरी तरह है चॉइस, करेक्ट। इट विल इंक्लूड डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप सेशंस जैसे कि ग्रुप 1 में भी होते हैं, एंड द चैप्टर वाइज टेस्ट विल बी इंक्लूडेड। तो आपको यह सोचना है कि आपकी जो कमिटमेंट है वो कैसी रहेगी। सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक क्लासेस लगेगी। मॉर्निंग 8 to 10 will be costing, 15 minutes break, 10:15 to 12:15 will be FMSM, 15 minutes break, 12:30 to 2:30 will be auditing। 2:30 बजे आपकी ऑडिटिंग की क्लास खत्म हो जाने के बाद मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा 1 घंटे का ब्रेक, लंच ब्रेक भी होगा, रेस्ट भी होगा। उस समय रेस्ट लेना है और कुछ नहीं करना है। 3:30 बजे वापस नींद से उठ जाओ और 3:30 बजे बैठ जाओ अपना होमवर्क लेकर। होमवर्क इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। कॉस्टिंग और एफएम के अंदर होमवर्क होगा, बाकी जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी है। जब मैं कहता हूं होमवर्क, होमवर्क इंक्लूड्स सेल्फ स्टडी, होमवर्क इंक्लूड्स मेकिंग योर ओन नोट्स एंड चार्ट्स। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट शुड हैपन टुगेदर विद द क्लास। दोपहर में 3:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, मतलब 3 घंटे मोर देन इनफ है फॉर G2। उसके बाद वापस आप 1 घंटा ब्रेक ले लीजिए, 1 से 1.5 घंटा फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हॉबी। जिम जाना पसंद है, जिम जाए। नाचना पसंद है, नाचिए। गाने सुनना पसंद है, गाने सुनिए। घर का काम करना पसंद है, घर का काम कीजिए। 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले लीजिए 7, 7:30, 8 बजे तक। फिर आपके पास समय है ग्रुप 1 के लिए। जो नाइट आउल है वो रात को पढ़ेंगे, जो मॉर्निंग राइजर है वो सुबह उठ के पढ़ेंगे, क्योंकि अगले दिन सुबह क्लास है 8 बजे। तो मेरी ओपिनियन में आप हर रोज, हर दिन में 3 घंटे आराम से ग्रुप 1 के लिए निकाल सकते हो। और अगर किसी दिन ग्रुप 2 का बैकलॉग हो गया तो ये 3 घंटे आप ग्रुप 2 के लिए भी यूज कर सकते हो। वेल, जब आप दोनों ग्रुप एक साथ करेंगे तो ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ ग्रुप 1 की पढ़ाई को कैसे मैनेज करेंगे उसके ऊपर मैं आपके लिए एक अलग से सेशन लूंगा। लेकिन आज का जो ये सेशन है और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का है कि हमें एक साथ एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देना चाहिए। मैंने आपको डिटेल में पूरा सफर एक्सप्लेन किया है कि इंटरमीडिएट में 24 के स्टूडेंट की जिंदगी में 3 स्टेजेस होंगे। मैंने आपको बेनिफिट्स के बारे में बताया। बेनिफिट्स इसीलिए बताया ताकि उन बच्चों को थोड़ा पुश मिले जिनका स्कोर 55, 60, 65 है, कि मैं कैसे 80 तक, 70 तक पहुंचूं। उन लोगों को थोड़ा पुश मिले, इस चीज लिए यहां पे मैंने ये बताया। मैंने आपको सेट ऑफ के बारे में पूरी तरह एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको कहा है कि आपको उन क्वेश्चन के मार्क्स लिखने हैं और आपके सामने दिया है कंक्लूजन टेबल। उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।